हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ सभी के आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बीच अंतर को जानने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग ने पिछली वीडियो के माध्यम से बहुभुज के प्रकार में बिल्कुल सरल तरीके से जान लिया था कि बहुभुज के प्रकार कितने होते हैं और किस प्रकार से दोस्तों हम लोग बहुभुज के प्रकार में बहुभुजों को हम लोग विभाजित करते हैं। आज के इस वीडियो क्लासेज के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताऊंगा दोस्तों कि हम लोग उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बीच कैसे हम लोग अंतर डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बीच कुछ इतने सारे कथन आपके लिखे होंगे जो कि दोस्तों इनके अंतर को स्पष्ट करते हैं। लेकिन इनके अंतर को जानने से पहले सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना अति आवश्यक है कि जो उत्तल बहुभुज है और जो अवतल बहुभुज है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं बहुभुज के प्रकार में आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास किया हूं कि उत्तल बहुभुज क्या होता है, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन सी आकृतियां आती है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोग को ये भी बताने का प्रयास किया था कि अवतल बहुभुज क्या होता है, इसमें कौन कौन सी आकृतियां आती है, इसकी हम कैसे पहचान करते हैं। इन सब के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया था। अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उत्तल बहुभुज के पहले अंतर के बारे में। तो दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है इस बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष इनके बाएं भाग में उपस्थित रहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देख रहे होंगे बोर्ड पर कि जो मैंने उत्तल बहुभुज जो तीन ठो आकृतियां मैंने बनाया है दोस्तों, एक प्रकार का आपका उत्तल बहुभुज है, ठीक है। और इसमें दोस्तों बोला जा रहा है आपसे कि इस बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष इनके बाएं भाग में उपस्थित रहता है, यानी बाहरी भाग में। तो दोस्तों शीर्ष किसको बोलते हैं? मैंने बताया था ना आप लोग कि जब दो रेखाखंड एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं वह उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है? उस बहुभुज का शीर्ष कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, देखिए ये वाला पॉइंट, 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 ये सब क्या है? ये सब दोस्तों आपके बहुभुज के शीर्ष है। और ये जो सभी के सभी शीर्ष आपके वो किस में भाग में दोस्तों? ये आपके बाएं भाग में उपस्थित है। तो दोस्तों आपके उत्तल बहुभुज में चाहे जो भी आकृतियां है वो सबके सब दोस्तों जो आकृतियां आएंगी उनके जो शीर्ष आपको मिलेंगे वो सबके सब दोस्तों आपके बाहरी भाग में उपस्थित मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके दूसरी और तीसरी आकृति में भी इनके कुल जितने भी शीर्ष है वो सब आपके बाहरी भाग में उपस्थित है। अब यही बात करते हैं दोस्तों हम लोग अवतल बहुभुज के बारे में। तो अवतल बहुभुज दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें बोला जा रहा है आपसे इस बहुभुज के सभी शीर्षों में से कोई एक या एक से अधिक शीर्ष। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कोई एक या एक से अधिक शीर्ष मतलब सभी शीर्ष ना, मतलब सभी शीर्षों में से कोई भी एक से अधिक शीर्ष इनके अभ्यंतर भाग में उपस्थित रहते हैं। मैंने बताया था ना आप लोग एग्जांपल के माध्यम से कि अगर घर का दरवाजा बाहर की ओर खोले तो हम लोग समझते हैं कि जो दरवाजा है वो बाहरी तरफ खुल रहा है, ठीक है। और जब यही घर का दरवाजा अगर अंदर की ओर खुले तो हम लोग समझेंगे कि जो आपका घर का दरवाजा है वो अंदर की ओर क्या दोस्तों खुल रहा है। तो उस दरवाजा को हम बोलेंगे कि जो दरवाजा है आपका घर के अंतर भाग में है, जबकि वो बाहर की ओर खुलेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कि यह घर के बाहरी भाग में है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कहा जा रहा है आपसे कि इस बहुभुज के सभी शीर्षों में से कोई एक या एक से अधिक शीर्ष इनके अभ्यंतर भाग में उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष, ये सब आपके किस भाग में है? आपके बाहरी भाग में उपस्थित है। जबकि अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें इस वाले शीर्ष का, जो यहाँ पर देख रहे हैं ना यहाँ पे ये वाला शीर्ष, तो ये जो शीर्ष है दोस्तों कैसा है? वो आपके इस बहुभुज के अंतर भाग में उपस्थित है। तो ऐसा जो कंडीशन है दोस्तों, ऐसा जो स्थिति है वो आपको देखने को मिल सकता है ओनली फॉर अवतल बहुभुज में ही। अगर अवतल बहुभुज को छोड़कर अन्य कोई भी दोस्तों अगर आप बहुभुज लेते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी दोस्तों ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिल सकती है। यही स्थितियां केवल आपके अवतल बहुभुज में ही देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने हरा कलर से आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों, ये वाला जो शीर्ष है आपका वो क्या है? इस बहुभुज के अंतर भाग में उपस्थित है। तो इससे हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा बहुभुज है वो कैसा है? वो हमारा अवतल है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर जो तीन ठो यहाँ पर बहुभुज लिया है इसको छोड़कर, क्योंकि ये भी क्या है? ये भी आपका अवतल बहुभुज है और इसमें एक शीर्ष क्या है दोस्तों? इसके अंतर भाग में है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें एक के साथ अधिक भी है, मतलब इसमें जो दो शीर्ष है इसके अंतर भाग में है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया कि सभी शीर्षों में से कोई एक से अधिक शीर्ष। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपके अवतल बहुभुज में केवल एक ही शीर्ष क्या होंगे? इसके अंतर भाग में होंगे। एक या एक से अधिक शीर्ष भी क्या हो सकते हैं? इनके अंतर भाग में दोस्तों हो सकते हैं, मतलब अभ्यंतर भाग में हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दो शीर्ष क्या है इस बहुभुज के अंतर भाग में उपस्थित है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों जो शीर्ष है वो किस भाग में है बहुभुज के? वो अभ्यंतर भाग में है। साथ ही आप यहाँ पर जो आप ये बहुभुज देख रहे हैं, ये बहुभुज देख
देख रहे हैं इसमें दोस्तों जो आप ये वाला शीर्ष देख रहे हैं और ये वाला शीर्ष देख रहे हैं, ये भी क्या है, इसके अभ्यंतर भाग में उपस्थित है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों बहुभुज क्या है आपके, वो अवतल बहुभुज के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यदि किसी बहुभुज के सभी शीर्षों में से यदि एक या एक से अधिक शीर्ष उनका अभ्यंतर भाग में होंगे तो हम समझेंगे कि वो जो बहुभुज है आपका वो क्या है दोस्तों, वो आपका अवतल बहुभुज है। अब आप यहाँ पर ये समझने प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर कोई आवश्यक नहीं है कि आपके अवतल बहुभुज का केवल एक ही शीर्ष क्या होगा दोस्तों, कि इसके अभ्यंतर भाग में होगा, एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने प्रयास कीजिएगा दूसरा नंबर दोस्तों बोला जा रहा है आपसे, इसके सभी अंतःकोणों की माप 180 डिग्री से कम होती है। मैंने बताया था पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कि यदि किसी बहुभुज के सभी शीर्ष बाएं भाग में उपस्थित होंगे तो उस शीर्ष पर बनने वाला जो अंतःकोण जो दोस्तों मान होगा वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है इसके सभी अंतःकोणों की माप 180 डिग्री से कम होती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर जो शीर्ष देख रहे हैं शीर्ष, तो इस शीर्ष पर जुड़ा हुआ जो आपके दो रेखाखंड, जैसे मान चलते ये शीर्ष आपका हो गया सी, आह हो गया ए, आह हो गया बी, तो ए सी बी, तो यहाँ पर ए सी और बी सी जो आपके सी शीर्ष पर मिल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ का जो झुकाव है इसके अंतःकोण का ये हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। क्यों होगा दोस्तों छोटा, इसलिए होगा क्योंकि जो आपके ए सी या जो बी सी रेखा खंड है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के दोस्तों क्षैतिज नहीं है, यानी क्षैतिज अवस्था में नहीं है। अगर क्षैतिज अवस्था में रहेगा तो यहाँ का जो कोण होगा वो बनेगा रैखिक युग्म में, यानी 180 डिग्री में। और जब 180 डिग्री बनेगा तो उस स्थिति में हम समझेंगे कि यहाँ जो कोण बन रहा है आपका वो क्या बन रहा है, 180 डिग्री के बराबर बन रहा है। और जब यही जो दोस्तों झुकाव है अगर इधर की ओर मुड़ना स्टार्ट हो जाए तो हम समझेंगे कि इसका जो कोण का मान है वो 180 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि किसी बहुभुज के सभी शीर्ष अगर इसके बाएं भाग में उपस्थित रहेंगे तो दोस्तों इसके अंतःभाग में बनने वाला जो भी प्रत्येक अंतःकोण की माप होगी वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को अवतल बहुभुज में दोस्तों, अवतल बहुभुज में आपसे कहा जा रहा है इसके सभी अंतःकोणों में से कोई भी एक या एक से अधिक कोणों की माप 180 डिग्री से अधिक होती है। दोस्तों ये आपका संबंधित है आपके शीर्ष से, किस शीर्ष से, तो अवतल बहुभुज के शीर्ष से। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ बताया कि जब उत्तल बहुभुज के सभी शीर्ष इनके बाएं भाग में उपस्थित है तो दोस्तों इसके अंतःभाग में बनने वाला प्रत्येक कोणों की माप 180 डिग्री से कम थी। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जब आपके अवतल बहुभुज में उपस्थित इनके सभी शीर्षों में से यदि इनके एक या एक से अधिक शीर्ष अगर अंतःभाग में उपस्थित होंगे तो दोस्तों उस शीर्ष के अंतःभाग में बनने वाला जो अंतःकोण का मान होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का जो हमने यहाँ पर रंगा है, मान चलते हैं शीर्ष आपका सी है, तो दोस्तों यहाँ पर जब शीर्ष देख रहे हैं यहाँ पर आपको देखने से ये पता चलता है कि यहाँ पर जो ए सी या जो बी सी रेखा खंड है वो मतलब था, हो सकता है वो स्थिति में होगा, लेकिन अभी जो इसकी स्थिति है वो कैसी है, ऐसी है। कहने का मतलब कि इस स्थिति में हम समझेंगे, इस स्थिति में कि हमारा जो कोण बन रहा है वो रैखिक युग्म बन रहा है, यानी 180 डिग्री का बन रहा है कोण। ठीक है दोस्तों, आज जब यही जो आपके रेखा खंड है जब एक दूसरे से क्या होंगे, काफी नीचे की ओर मतलब झुकने लग जाएंगे तो हम समझेंगे कि इसका जो मान है 180 डिग्री के और दोस्तों ज्यादा बन रहा है। बात को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये क्या हुआ है, ये दोस्तों झुका हुआ है, देख सकते हैं ये क्या हुआ है, झुका हुआ है। तो समझेंगे कि यहाँ जो कोण बन रहा है यहाँ पर ये 180 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। तो कहाँ बनेगा, जहां पर दोस्तों आपके शीर्ष अंतःभाग में होंगे। तो यहाँ पर क्या है, शीर्ष इसके अंतःभाग में उपस्थित है। उसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो शीर्ष है और ये वाला जो शीर्ष है, ये दोनों, ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष इस बहुभुज के अंतःभाग में उपस्थित है। इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमेशा दोस्तों 180 डिग्री से अधिक ही बनेगा। बात को समझ रहे ना, क्योंकि यहाँ किसी भी स्थिति में 180 डिग्री से कम बिल्कुल भी दोस्तों नहीं बन सकता। ये बन तभी सकता है जब इन दोनों रेखाखंडों का जो झुकाव है दोस्तों वो इनके बाएं भाग में होगा, जबकि इनका झुकाव किस भाग में हो रहा है, अंतःभाग में हो रहा है। तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जो कोण की माप होगी वो 180 डिग्री से अधिक होगी, ना कि 180 डिग्री के बराबर होगी। वही स्थिति में यहाँ पर दोस्तों दोनों फिगर में भी बताने का प्रयास किया हूँ। देखिए यहाँ पर भी बन सकता है 180 डिग्री ज्यादा और यहाँ पर भी बन सकता है 180 डिग्री से ज्यादा। लेकिन अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर कोण, देखिए यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों जो कोण बनेगा आपका वो हमेशा और हमेशा 180 डिग्री से छोटा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जब शीर्ष देख रहे हैं, ये वाला शीर्ष देखिए, मान चलते हैं ये आपका ए शीर्ष हो गया,
ये बी शीर्ष हो गया, ये सी शीर्ष हो गया। तो ये तीनों शीर्ष इस बहुभुज के बाह्य भाग में उपस्थित है, जबकि आपका जो डी शीर्ष है वो इसके अंतःभाग में उपस्थित है। इसलिए इस शीर्ष के अंतःभाग में बनने वाला जो कोण की माप होगी वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगी। और जबकि दोस्तों आपके जो बाह्य शीर्ष है ए बी सी, वहाँ पर जो आपके अंतःभाग में कोण बनेंगे उसकी माप 180 डिग्री से कम होगी। समझ सकते हैं दोस्तों आप इस चीज़ को। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इसके तीसरे गुण का। ठीक है, तो तीसरा नंबर दोस्तों बोला रहा है उत्तल बहुभुज में इस बहुभुज के सभी विकर्ण इनके अंतःभाग में ही होते हैं। क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इस बहुभुज के सभी विकर्ण इनके अंतःभाग में ही होते हैं। अंतःभाग करने का मतलब इसके आंतरिक भाग में होते हैं। तो दोस्तों जो आप यहाँ पर 3 ठो बहुभुज देख रहे हैं, अगर इन तीनों बहुभुज में अगर दोस्तों आप लोग विकर्ण खींचते हैं तो इनके जो विकर्ण होंगे दोस्तों वो इनके अंतःभाग में बनेंगे। क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे किस बहुभुज के, तो उत्तल बहुभुज के। तो उत्तल बहुभुज के जो सभी शीर्ष होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, बाह्य भाग में उपस्थित होते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि यदि ऐसा कोई बहुभुज जिसके सभी शीर्ष बाह्य भाग में उपस्थित हो तो उसका जो विकर्ण बनेगा वो हमेशा हमेशा दोस्तों इसके अंतःभाग में ही बनेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग जानना कि उत्तल बहुभुज के जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा हमेशा दोस्तों इसके अंतःभाग में ही निर्मित होंगे। क्यों होंगे मैं अभी आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर बोला जा रहा है आपसे इस बहुभुज के सभी विकर्णों में से कोई भी एक या एक से अधिक विकर्ण इनके बाह्य भाग में होते हैं। सब तो नहीं होगा लेकिन सब में एक या एक से अधिक विकर्ण इनके बाह्य भाग में हो सकते हैं। जबकि यह स्थिति दोस्तों आपके उत्तल बहुभुज के साथ बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपकी स्थिति है ये अवतल बहुभुज के साथ लागू हो सकती है। तो क्या, तो समझ सकते हैं कि इस बहुभुज के सभी विकर्णों में से कोई भी एक एक से अधिक विकर्ण इनके बाह्य भाग में होते हैं। तो दोस्तों कैसे होते हैं आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए ये जो चतुर्भुज है आपका ये एक प्रकार का दोस्तों समलंब चतुर्भुज है। कहने का मतलब कि इस बहुभुज में दोस्तों आपके टोटल 4 भुजाएं आई हैं। तो आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज में दोस्तों हम लोग हार्डली से हार्डली ज़्यादा मात्र केवल 2 ही विकर्ण खींच सकते हैं। अगर किसी बहुभुज की विकर्णों की संख्या अगर निकालनी हो तो दोस्तों उसके लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं जिसका मान होता है n × n-3/2, जहाँ पर जो n है दोस्तों वो है आपकी भुजाओं की संख्या। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भुजा है समलंब चतुर्भुज में टोटल कितनी है दोस्तों, 4। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे n के मान पर। देखिए हम लोग n के मान पर 4 रखेंगे और देखिए यहाँ पर क्या है 4 - 3, अब बटम हो जाएगा 2। तो 4 गुणा 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, बटम हो जाएगा 2। तो 2 दूनी के 4। यानी इस सबको पता चल रहा है कि आपके चतुर्भुज में केवल 2 ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, विकर्ण खींच कर देखते हैं। देखिए तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो विकर्ण है वो हमेशा कैसे खिंचाएंगे, वो हमेशा दोस्तों उनके सम्मुख शीर्ष के साथ खिंचाएंगे। क्योंकि विकर्ण तभी बन सकते हैं जब 2 सम्मुख शीर्ष एक दूसरे के सामने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिएगा, यहाँ पर जो सम्मुख शीर्ष कौन कौन है। देखिए मान चलते हम यहाँ पर नाम यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ए के समूह कौन है, सी है। अब बी के समूह कौन है, डी है। तो हम क्या करते हैं कि सम्मुख शीर्षों को मिलाते हैं। आज सम्मुख शीर्षों को जिस रेखाखंड से दोस्तों मिलाएंगे वही रेखाखंड इस बहुभुज का विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसके सम्मुख शीर्ष को हम लोग मिलाएंगे। तो जब दोस्तों हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो सकता है, ये दोनों शीर्ष एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो दोनों शीर्षों को मिलाने के फलस्वरूप जो आपका नया रेखाखंड निकल कर आया है ए सी, वही रेखाखंड दोस्तों आपके इस बहुभुज का विकर्ण कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बहुभुज में हमने जो विकर्ण खींचा है दोस्तों वो इसके आंतरिक भाग में खींचा गया है। अर्थात इस बहुभुज के कोई भी विकर्ण दोस्तों इसके बाहरी भाग में बिल्कुल भी खींचे नहीं गए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों किसका, तो हम लोग बात करते हैं अवतल बहुभुज का। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने अभी जाना कि किसी भी बहुभुज में उनके विकर्ण का बनने के लिए सबसे पहले दोस्तों आवश्यक ये होता है कि उस बहुभुज में सम्मुख शीर्ष कौन कौन से हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग विकर्ण का निर्माण तभी कर सकते हैं किसी बहुभुज में जब उस बहुभुज में उनके सम्मुख शीर्ष निर्मित होंगे। जिस किसी भी बहुभुज में दोस्तों आपके सम्मुख शीर्ष नहीं होते हैं उस स्थिति में दोस्तों हम बिल्कुल भी उनके विकर्ण को निर्मित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इस बहुभुज में कौन कौन आपके सम्मुख शीर्ष हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने जाना कि बी के समूह कौन था, डी, ए के समूह कौन था, सी, तब जाकर दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 ठो विकर्ण ड्रॉ किया था। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग इस अवतल बहुभुज में ये देखेंगे कि इनके सम्मुख शीर्ष कौन कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो सी जो है आपका वो जो सी शीर्ष है वो किसके सम्मुख है, वो है दोस्तों आपके डी के सम्मुख। क्यों, क्योंकि सी के सामने कौन है, डी। क्योंकि सम्मुख का मतलब होता है जो हमारे सामने है। जो दोस्तों हमारे
सामने होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सम्मुख। अब यहाँ पर अगर दोस्तों आप ये देखिएगा, जो ए शीर्ष है ए, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो ए शीर्ष है वो सी के सम्मुख है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो ए शीर्ष है वो सी के आसनन है, और आसनन का मतलब होता है दोस्तों बगल में। और जब भी दोस्तों आपके शीर्ष बगल में होते हैं, आसनन होते हैं, तो उस स्थिति में बिल्कुल भी दोस्तों विकर्ण नहीं बन सकता है। लेकिन वेट 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 दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्थिति केवल आपके दोस्तों उत्तल बहुभुज में ही संभव हो सकती है। कौन सी स्थिति? जब किसी बहुभुज में उनके आसनन शीर्ष होते हैं, उस स्थिति में बिल्कुल भी विकर्ण नहीं खींचे जा सकते हैं। यह स्थिति तभी संभव होती है जब आपकी बहुभुज उत्तल बहुभुज होता है, लेकिन यही स्थिति आपके अवतल बहुभुज के लिए बदल जाती है। कैसे? मैं अभी आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि जो आप सी के सामने जो आप डी देख रहे हैं, ये दोनों शीर्ष एक दूसरे के सम्मुख है। लेकिन यदि हम बात करें दोस्तों यहां पर ए और बी का, तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर ए शीर्ष और यहां पर बी शीर्ष, ये दोनों जो शीर्ष है दोस्तों, वो क्या है? वो आपके दोस्तों सम्मुख भी है और आसनन भी है। मैंने आप लोग को अभी बताया कि आसनन का मतलब होता है बगल में। तो दोस्तों आप देख नहीं सकते हैं, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो ए के बगल में कौन है? बी। या फिर दोस्तों अगर आप लोग यहां पर और भी ध्यान से देखिएगा, तो ए के सामने कौन है? बी। यानी ये सम्मुख भी है और आसनन भी है। तो जब ये सम्मुख है, मतलब मानते हैं कि आसनन है, लेकिन आपके देखने के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, ये पता चल रहा है कि ये क्या है? सम्मुख है। तो ये स्थिति आपको मिलती है अवतल बहुभुज में। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सम्मुख शीर्षों को हम लोग मिला देते हैं। तो दोस्तों हम लोग सी को डी से मिलाएंगे, तो ए को विकर्ण खिंचाया, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ए को बी से मिला देते हैं, तो ए को विकर्ण और खिंचाया। तो देख सकते हैं कि इस बहुभुज में हमने टोटल कितने विकर्ण खींचे? 2, क्योंकि 4 भुजा वाले किसी भी बहुभुज में केवल और केवल आपके 2 ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं, चाहे वो बहुभुज आपका उत्तल हो चाहे अवतल हो, मात्र केवल 2 गो। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आप ये देखते हैं कि उत्तल बहुभुज के जो सभी विकर्ण है इनके अंतर्भाग में है ना, और जबकि दोस्तों यहाँ पर आप ये देखते हैं कि इसका एगो विकर्ण है अंतर्भाग में, एगो विकर्ण है बाह्य भाग में। जबकि दोस्तों मैंने आप लोग को अभी यहाँ पर बताया कि इस बहुभुज के सभी विकर्णों में से कोई भी एक या एक से अधिक विकर्ण इनके बाह्य भाग में होते हैं। तो एक से अधिक तो नहीं है, लेकिन एगो इसके बाहरी भाग में है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आप ए बी जो विकर्ण देख रहे हैं वो इस बहुभुज के दोस्तों बिल्कुल भी बाहर है, जबकि ये स्थिति बिल्कुल भी उत्तल बहुभुज के साथ घटित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं इस बहुभुज में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसकी भुजाओं को हम लोग गिनते हैं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर निरूपित किया ए बी सी, इसको मान लेते हैं दोस्तों डी, इसको मान लेते हैं ई। तो गिने तो इसमें कितनी भुजा है? देखिए ए गो, फिर ये 2 गो, फिर है 3 गो, फिर है 4 गो और फिर है 5 गो। यानी आपके टोटल जो एन का मान है वो कितना निकल कर आया? 5। यानी टोटल भुजाओं की संख्या कितनी दोस्तों? एन बराबर, देखिए ध्यान समझिएगा, एन बराबर है 5। तो जहाँ जहाँ आपका एन का मान है वहाँ हम 5 रखेंगे। तो जब दोस्तों वहाँ 5 रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा? देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर भी 5 हुआ और यहाँ पर 5 हुआ, और जब दोस्तों 5 में से 3 को हम लोग माइनस करते हैं तो निकल कर आता है दोस्तों 2। ठीक है, तो 5 गुणा हो जाएगा 2, और जब 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कटा देंगे, तो आपका जो विकर्णों की संख्या होगी इस बहुभुज के लिए वो कितनी निकल कर आएगी? मात्र केवल दोस्तों 5। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि 5 भुजा वाले यदि कोई भी बहुभुज हो तो उसमें केवल और केवल हम लोग 5 विकर्ण ही खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति दोस्तों अगर हम उत्तल बहुभुज में ले तो उसमें पांचों को पांचों विकर्ण इस बहुभुज के अंतर्भाग में होगा, जबकि ये स्थिति बिल्कुल भी दोस्तों अवतल बहुभुज के लिए मान्य नहीं होता है। आइए खींच के देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले सम्मुख शीर्ष लेंगे। मैंने अभी आप लोग बताया कि विकर्णों के लिए सम्मुख शीर्षों का होना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सम्मुख शीर्ष कौन कौन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ई के सम्मुख कौन है? सी। सम्मुख मतलब सामने होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए दोस्तों हमने मिलाया, एक विकर्ण मिल चुका है, को खींचना है 4 गो और खींचना है क्योंकि टोटल विकर्ण होता है 5 गो, तो एक हमने सम्मुख मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर सी के सम्मुख कौन है? डी है ना दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि सी को डी से मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, मिल चुका है। तो यहाँ पर 2 ठो विकर्ण हो चुके हैं, अभी भी 3 गो विकर्ण हमको खींचना है। अब देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर दोस्तों अगर आपका दिमाग काम नहीं करेगा तब ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं कि ए के सामने कौन है? बी है। ए के सामने कौन है? बी है। तो दोस्तों सामने कौन है मतलब सम्मुख, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसके बगल में है। बगल मतलब आसन। तो दोस्तों ये आपकी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक कि ए और बी शीर्ष एक दूसरे से मिलकर अपने आप को भुजा के रूप में नहीं ढाले हैं। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब भुजा के रूप में आ चुके हैं, भुजा के रूप में आ चुके हैं ना, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उस कंडीशन में आप विकर्ण का निर्माण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो स्वरूप है आपका वो आपके सम्मुख शीर्ष के लिए आपको प्रेरित करता है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग विकर्ण ड्रॉ कर सकते हैं।
तो जब हम दोस्तों यहाँ पर मिलाएंगे इनके सम्मुख शीर्षों को ए से बी से, तो एक विकर्ण हमको और निकल कर आया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने दोस्तों आपके विकर्ण हो चुके हैं, एगो, दूगो, तीन गो, लेकिन दूगो अभी और बचा है और दूगो हमको खींचना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सब सम्मुख शीर्ष का काम हो गया और दूगो अभी और बचा है, इसका मतलब हम विकर्ण की संख्या गलत निकाले। नहीं दोस्तों, ये आपका जो सूत्र है विकर्णों की संख्या के लिए प्योर 100% आपका शुद्ध और सार्थक है और इसी सूत्र की सहायता से किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 ठो क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ पर विकर्ण ड्रॉ कर लिया, 2 ठो और करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे। देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हमने यहाँ पर बी को ई से मिला सकते हैं, बी को ई से, देखिए यहाँ पर ध्यान से, बी को किससे दोस्तों, ई से। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके बी के सम्मुख भी ई है और ए के सम्मुख भी डी है। अरे हालांकि आपने सी को डी से मिलाया और सी को ई से मिलाया, क्यों? क्योंकि ये भी क्या थे, एक दूसरे के सम्मुख थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से और गौर से ये देखते हैं तो दोस्तों ए के सम्मुख भी तो डी है और बी के सम्मुख भी तो ई है। तो क्या करेंगे कि हम लोग दोस्तों इसको मिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसे मिल गया, मिला ना, ए को हमने डी से मिलाया तो ये आपका ए को विकर्ण हो गया। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग इस ई को बी से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके इस बहुभुज में टोटल 5 विकर्ण खींचे जा चुके हैं। तो इससे आप क्या सीखते हैं, इससे दोस्तों आप ये सीखते हैं कि जो विकर्ण आपके अवतल बहुभुज में अगर वो अंतभाग में होता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो अंतभाग में ही होगा, वो अंतभाग से होते हुए बाएं भाग में भी जा सकता है। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमने इसमें क्या लिखा है, इस बहुभुज का कोई भी एक या एक से अधिक, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर विकर्ण छोड़ दिया है, आप लोग विकर्ण डाल लीजिएगा। ठीक ना, विकर्ण हमसे छूट गया है। क्या बताया मैंने कि इस बहुभुज का कोई भी एक या एक से अधिक विकर्ण इनके अंतभाग से होते हुए, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो मैंने यहाँ पर ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है तो देख सकते हैं कि इनका जो अंतभाग वो कहाँ से कहाँ तक है, ई ए सी बी डी तक है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर इस ई से लेकर और ये इस पॉइंट तक ये क्या है, अंतभाग में है। ठीक है, इस पॉइंट तक मान चलते ये जो पॉइंट आपका वो ओ बिंदु है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो ओ बिंदु तक ये जो आपका जो विकर्ण है ई ओ, ये किस भाग में दोस्तों, अंतभाग में है। जबकि ओ से लेकर बी तक ये जो आपका विकर्ण का जो आधा भाग है, आधा तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन बोल सकते हैं कि जो ओ बी भाग है वो क्या है, इस बहुभुज के बाहरी भाग में उपस्थित है। तो ये आपका जो तथ्य दोस्तों ये बिल्कुल भी अवतल बहुभुज के लिए लागू हो सकता है। यानी आप बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग 100% कि इस बहुभुज का कोई भी एक या एक से अधिक विकर्ण इनके अंतभाग से होते हुए बाएं भाग में जा सकते हैं, मतलब बाहरी भाग में प्रवेश कर सकता है। अरे भाई अवतल बहुभुज में बाहरी क्षेत्रों में उनके विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ये तो हमको पता ही है। लेकिन अगर जो विकर्ण अवतल बहुभुज में इनके अंतभाग में है तो अंतभाग से होते हुए वो बाहरी भाग में ही प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि भैया हमको विकर्ण लेना है और जितना विकर्ण उसको दर्शाना है। ठीक है, जबकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ दर्शाया जा चुका है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक से अधिक, तो दोस्तों यहाँ पर एक क्या हुआ है, एक आपके बाहरी भाग में आया है, लेकिन ऐसा नहीं केवल एक ही आएगा, एक से अधिक भी आ सकता है। जबकि ऐसा कंडीशन उत्तल बहुभुज के साथ बिल्कुल भी दोस्तों नहीं होता है। इसमें क्या देखते हैं, देखिए इस बहुभुज का कोई भी विकर्ण इनके बाएं भाग में नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। देख सकते हैं जाएगा, जा सकता है। देखिए यहाँ पर टोटल भुजा को है 1 2 3 4 5। अब मैंने बताया था कि 5 भुजा के लिए टोटल विकर्णों की संख्या केवल 5 ही होती है, मतलब 5 ही विकर्ण निकल कर आएंगे। तो देखिए तो इसमें खींचते हैं, इसमें दोस्तों हम लोग ड्रॉ करते हैं विकर्णों को। देखिए सम्मुख शीर्ष कौन कौन है, मान चलते हैं ए सी बी, यहाँ पर दोस्तों हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर डी, इसका नाम देते हैं ई। ठीक है, हमने यहाँ पर नामकरण कर दिया, तो इसको मिलाते हैं। तो देखिए तो सम्मुख कौन कौन है, देखिए यहाँ पर ई के सम्मुख है दोस्तों बी, तो एक विकर्ण हुआ। फिर ए के सम्मुख कौन है डी, तो 2 विकर्ण हुआ। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए ए के सम्मुख कौन है, ए के सम्मुख बी, तो इसको भी क्या कर सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर मिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिल चुका है। ठीक, अब बोलिएगा कि सर यहाँ पर जो ए बी है वो भी तो देखने में आसमान ही लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग उत्तल बहुभुज के लिए बिल्कुल भी इस स्थिति को हम आसमान नहीं मानते हैं। मैंने यहाँ पर भी आसमान माना नहीं है, सम्मुखी रूप लेकर चला है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताने के लिए प्रयास किया है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आसमान भी हो सकते हैं। बात को समझ रहे हैं ना, जैसा कि आप यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने ए को बी से मिलाया, तो टोटल हमारे कितने विकर्ण निकल कर आ चुके हैं, 1 2 3, अभी 2 को और खींचना है। तो देखिए दोस्तों कैसे खींच सकते हैं, देखिए ध्यान से, हाई जो सी है ना, सी के सम्मुख कौन कौन हो सकता है। देखिए तो सी के सम्मुख, देखिए दोस्तों अगर सी के सम्मुख अगर हम बात करें तो देखिएगा इसको मिला सकते हैं। देखिए सी के सामने ई भी लौक रहा है, तो इसको हम लोग मिला देंगे सी से। ठीक है, अब फिर सी के सामने आपका डी शीर्ष भी लौक रहा है, सामने सम्मुख है, तो इसको दोस्तों हम लोग मिला देंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो आपके टोटल विकर्ण निकल कर आए कितने,
5 ठो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो विकर्णों के खींचने का जो खेल है वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर का, क्योंकि चौथा नंबर दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। देखिए, किसी भी बहुभुज में अगर विकर्ण हमको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमको इसमें ये ज्ञात करना होगा कि इस बहुभुज में टोटल भुजाओं की संख्या कितनी है, और उस भुजाओं की संख्या के आधार पर दोस्तों हम लोग ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि इस बहुभुज में हम कितने दोस्तों विकर्ण खींच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर लास्ट जो आपका अंतर है उसके बारे में, क्योंकि आप लोगों ने चौथे तक अंतर को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं 5वां नंबर का, उत्तल बहुभुज में। देखिए, उत्तल बहुभुज क्या बोल रहा है, इसमें विकर्ण केवल इनके सम्मुख शीर्ष के फलस्वरूप ही निर्मित हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है, किसमें, उत्तल बहुभुज में, इसमें विकर्ण केवल इनके सम्मुख शीर्ष के फलस्वरूप ही निर्मित हो सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें जितने भी हमने दोस्तों यहाँ पर विकर्ण खींचा इस बहुभुज में, सबके सब सम्मुख शीर्ष के कारण ही क्या हो चुके हैं, निर्मित हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बोलिएगा कि सर जो ए और जो बी तो आसन्न है, यानी कि इसके बगल में, तो दोस्तों मानते हैं ये बगल में है, लेकिन इस बहुभुज के लिए इसको हम सम्मुख ही मानेंगे। यहाँ पर भी ये दोस्तों सम्मुख ही है, लेकिन इसको समझाने के लिए, मैंने आप लोग को बताने के लिए दोस्तों हमने क्या बताया कि यहाँ भुजा नहीं है, उस स्थिति में हम इसको बोल सकते हैं कि एक दूसरे के आसन्न है, और नहीं तो ये अपना जो स्वरूप है वो सम्मुख रूप में क्या करता है दोस्तों, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि इसमें विकर्ण केवल इनके सम्मुख शीर्ष के फलस्वरूप निर्मित हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सम्मुख शीर्ष मैंने दोस्तों इसलिए बोला क्योंकि अगर इसमें आसन्न डालेंगे तो काफी जो बच्चे होते हैं वो मतलब डिफिकल्ट कर देंगे, भाई मैं आसन्न कहाँ से हम ढूंढे। अगर हम सम्मुख बोल दिए तो सम्मुख मतलब देखेंगे कि ए के सामने कौन है, बी है, तो अपना विकर्ण ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर एको विकर्ण छूटेगा कोनो बहुभुज के, तो आपका जो बहुभुज में जो विकर्णों की संख्या का जो खिंचाव होगा वो गलती हो जाएगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर पर। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, इसमें विकर्ण इनके सम्मुख शीर्ष के साथ आसन्न शीर्ष के फलस्वरूप भी निर्मित हो सकते हैं। दोस्तों हालांकि आपका सम्मुख शीर्ष और आसन्न शीर्ष दोनों एक ही है, लेकिन इस चीज़ को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में डालने के लिए मैंने यहाँ पर आसन्न शीर्ष भी लिख चुका है। क्यों, क्योंकि ए के बगल में बी है, जबकि ए स्थिति मैंने उत्तल बहुभुज के साथ बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि अवतल बहुभुज में जो बच्चे हैं वो भली बात ही जानते हैं कि ए बी एक दूसरे के क्या है, आसन्न है, और आसन्न जो शीर्ष है उसको मिलाकर हम लोग विकर्ण खींच सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि इसमें विकर्ण इनके सम्मुख शीर्ष के साथ आसन्न शीर्ष के फलस्वरूप निर्मित हो सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि सी से डी आपका सम्मुख था, और जबकि ए से बी आपका आसन्न है, लेकिन साथ ही साथ आपके सम्मुख भी है। उसी प्रकार से अगर दोस्तों हम यहाँ पर और चाहे विकर्ण खींचने के लिए, तो सबसे पहले हमको भुजाओं को गिनना होगा। तो देख सकते हैं भुजा को यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 हो गए। तो हम एन का जो मान मिला वो कितना मिला दोस्तों, 6 मिला। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर भी हो जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 3, यहाँ हो जाएगा 6, और 2 को हम लोग 6 से घटा देंगे तो 2 3 यहीं 6, और 3 3 9, यानी कि इस बहुभुज में जो टोटल आपके विकर्ण खींचे जा सकते हैं वो टोटल कितने खींचे जाएंगे दोस्तों, केवल और केवल 9 ही खींचे जा सकते हैं। तो कैसे, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, समझ में प्रयास कीजिएगा। देखिए सम्मुख शीर्षों को मिलाएंगे सबसे पहले। देखिए सम्मुख शीर्षों को, देखिए सम्मुख शीर्ष कौन कौन है, पहले देखिए यहाँ पर हम नामकरण कर दें, छोड़िए नामकरण क्या करना है, आप समझ सकते हैं कि सम्मुख शीर्ष कौन होगा। देखिए इसके सम्मुख ये पॉइंट है ना, तो इसके सम्मुख ये पॉइंट है, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। मिल चुका, मिला कि नहीं मिला। अब देखिए इसके सम्मुख ये वाला पॉइंट है, तो इसको दोस्तों हम लोग ऐसे मिला देते हैं। मिला कि नहीं मिला, बताइए। अब देखिए इसके सम्मुख ये वाला पॉइंट है, तो इसको दोस्तों हम लोग ऐसे मिला देते हैं। मिला ना। अब देखिए इसके सम्मुख देखिए ये वाला पॉइंट है ना, तो इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इसको भी ऐसे मिला देंगे। तो 5 गो और 2 गो कितना हो गया, 7 गो। 2 गो दोस्तों और खींचना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर खींच सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इस वाले शीर्ष के सामने हॉई वाला शीर्ष सम्मुख है। देखिए हॉई वाला शीर्ष के सामने हॉई वाला शीर्ष सम्मुख है, तो भैया सम्मुख है तो मिलाइए ना, भले कौन विकर्ण का प्रतिषेध कर, हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है केवल विकर्ण खींचने से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या देखते हैं आप कि इसके शीर्ष के सामने हॉई वाला शीर्ष सम्मुख है सम्मुख। तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। मिल गया, मिल चुका। फिर क्या करते हैं दोस्तों, देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर इस वाले शीर्ष रेड वाले शीर्ष के सामने हॉई वाला रेड वाला क्या होगा, सम्मुख होगा, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, कितना हुआ, 8 हुआ। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इस वाले शीर्ष के सामने हॉई वाला क्या है, सम्मुख है, तो इसको भी दोस्तों हम लोग ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कौन आपका हुआ,
एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, पाँचगो, छगो, सातगो, आठगो, नौगो, यानी कि आपके इस बहुभुज में टोटल 9 ठो विकर्ण खींचे जा चुके हैं। आपके इस यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने आपको ये बताया होगा कि उत्तल बहुभुज में हम लोग किस प्रकार से विकर्ण खींच सकते हैं, लेकिन आपके इसी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर आपको दोस्तों ये कोई भी नहीं बताया होगा इतना बेहतरीन तरीका से कि हम लोग अवतल बहुभुज में कैसे विकर्ण को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया हूं कि हम लोग अवतल बहुभुज में कैसे विकर्णों को ड्रॉ कर सकते हैं। हमको मतलब नहीं है कि विकर्ण किसको कैसा किस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रहा है, बस हमें यह देखना है कि जितना विकर्ण है उसको हमको क्या करना है दोस्तों, इसके नियमानुसार हमको क्या करना है, मिला देना है। अगर दोस्तों इसको ग्राफ के माध्यम से अगर आप मिलाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो आपका फिगर होगा वो ड्रॉ होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लासेस में हम लोग यही जाने थे कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बीच क्या अंतर होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इतना याद रखते हैं उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बीच अंतर को, तो आपके उत्तल और अवतल बहुभुज में कोई भी दोस्तों आपको हरा नहीं सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो क्लास में आपका जो उत्तल बहुभुज है और जो अवतल बहुभुज है बिल्कुल स्पष्ट रूप से खत्म हो चुका है। अगला जो वीडियो है वो मैं दोस्तों लेकर आऊंगा समबहुभुज और विषमभुज से संबंधित। इसमें भी दोस्तों आप लोग बताने प्रयास करूंगा कि समबहुभुज और विषमभुज के बीच क्या अंतर होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग दोस्तों कुछ सीखा होगा, ये वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए काफी उपयोगी लगी होगी, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो पहले की बात मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।